हाल ही में पीएफआरडीए यानी कि पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना को पायलट आधार पर शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि जो पेंशन बचत होती है उसको स्वास्थ्य संबंधी आकस्मिक खर्चों से इंटीग्रेट कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। तो आइए जानते हैं कि ये योजना क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है और कैसे ये स्वास्थ्य संबंधी बेहतरी की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन स्कीम के बारे में जानते हैं। समाचार यही है कि पीएफआरडीए ने एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना को पायलट आधार पर शुरू किया। आप जानते हैं कि पायलट आधार पर जब कोई योजना शुरू की जाती है यानी कि सीमित स्तर पर उसको लागू किया जाता है और वहां पर उसका परीक्षण किया जाता है कि इसका असर क्या है, फिर उसको एक ब्रॉड स्केल पर लागू करने के बारे में विचार किया जाता है। तो रेगुलेटरी अगर हम बात करें तो सैंडबॉक्स के अंतर्गत, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के अंतर्गत एक ऐसा नियंत्रित वातावरण होता है यानी कि जहां पर नए जो वित्तीय उत्पाद होते हैं उन उत्पादों को हम एक नियंत्रित वातावरण में कम नियमों के साथ उसका परीक्षण करते हैं। तो इसको हम कहते हैं रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के अंतर्गत परीक्षण इसका किया जा रहा है। तो उसी के अंतर्गत इस स्कीम का परीक्षण किया जा रहा है। अब इस योजना की अगर बात करें तो एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन स्कीम एक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जो हमारी है उसी के साथ स्वास्थ्य संबंधी जो वित्तीय लाभ है उनको इंटीग्रेट करने के बारे में ये योजना है। तो आइए जानते हैं इस योजना के बारे में। सबसे पहले तो देखिए पीएफआरडीए की एक क्या है, एक नई पहल है। तो सबसे पहले तो इसको हमको याद रखना है। अब इसके माध्यम से, इस नई पहल के माध्यम से हम जो पेशेंट होते हैं, बेसिकली जो पेशेंट होते हैं, जो रोगी होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो आउट पेशेंट होते हैं और एक इन पेशेंट होते हैं। आउट पेशेंट का मतलब कि जो जिनको एडमिट नहीं होना पड़ता है, भर्ती नहीं होना पड़ता है अस्पताल में, और एक इन पेशेंट होते हैं जिनको की गंभीर बीमारी की अवस्था में उनको भर्ती होना पड़ता है। तो इन दोनों ही कंडीशन में इनका जो खर्च है वो इसके माध्यम से हो सकेगा। और ये मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क के अंतर्गत ये आती है योजना, यानी कि एक बहु योजना ढांचा है। बहु योजना ढांचा का मतलब कि एक ही एनपीएस ढांचे के अंतर्गत अलग अलग उद्देश्य वाली योजना को अगर इंटीग्रेट किया जाएगा तो ये कहा जाएगा बहु योजना ढांचा। तो ये उसके अंतर्गत ही ये शामिल है। यह योजना स्वैच्छिक है, यानी कि आपकी इच्छा पर निर्भर करेगा। इसमें कोई भी जो भारतीय नागरिक है इस योजना के अंतर्गत उसमें शामिल हो सकता है। स्वैच्छिक है यानी कि उसकी इच्छा पर निर्भर करेगा। अब सवाल उठता है कि इस योजना में जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली है उसी में स्वास्थ्य संबंधी लाभों का एकीकरण किया जाएगा। तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं पर एक नजर डालते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसमें इस मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क के अंतर्गत जो कि क्षेत्र विशिष्ट अंशदायी पेंशन योजना है, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। देखिए इसकी विशेषताओं की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले तो कोई भी भारतीय इस योजना से जुड़ सकता है, बशर्ते कि एनपीएस का उसके पास एक कॉमन स्कीम अकाउंट होना चाहिए। यानी कि पहली शर्त क्या है कि एनपीएस का उसके पास अकाउंट होगा और जिसके पास ये अकाउंट धारक जो है, कॉमन स्कीम अकाउंट धारक है, वो इससे जुड़ सकता है। अब ये इसमें जो कंट्रीब्यूशन है यानी कि जो राशि जमा की जाती है, वो कोई भी व्यक्ति जो राशि इसमें जमा करता है अपने एनपीएस अकाउंट में, तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा इसमें कितनी भी राशि जमा की जा सकती है। नियमित रूप से भी जमा की जा सकती है, अनियमित रूप से भी, यानी कि कभी 1000 भी वो जमा कर सकता है, 10,000 भी कर सकता है। अब यहां पर फंड ट्रांसफर की स्थिति की अगर बात करें तो जो कॉमन स्कीम खाता होता है उस खाते से जो उसकी खुद की जमा की गई राशि उसमें होगी, उसका लगभग 30% हिस्सा, यानी कि उसने मान लीजिए कि अपने यहां पर उसका क्या है, उसका है कॉमन स्कीम खाता है और इस खाते में उसने खुद से जमा कर लिया है मान लीजिए 1 लाख रुपए। अब इस 1 लाख रुपए का 30% यानी 30% वो क्या कर सकता है, 30% वो हिस्सा उसका यानी कि 30,000 रुपए वो स्वास्थ्य पेंशन योजना में यहां पर फंड ट्रांसफर कर सकता है। तो फंड ट्रांसफर के लिए एक तो उसकी आयु 40 साल से अधिक होनी चाहिए और सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, यानी कि सरकारी कर्मचारी के लिए यह सुविधा नहीं है। तो वो 40 साल से अगर ऊपर है तो वह अपने कॉमन स्कीम खाते में जितनी राशि खुद से जमा की गई है उसका 30% फंड ट्रांसफर कर सकता है स्वास्थ्य पेंशन योजना वाले जो यहां पर जो उसकी मद है उसमें यह जमा कर सकता है। आंशिक निकासी कितनी हो सकती है इसके अंतर्गत? तो आंशिक निकासी की अगर बात करें तो अगर चिकित्सकीय खर्च जो है उसके लिए वो 25% तक वो निकाल सकता है। तो याद रखेंगे 25% तक क्या कर सकता है, वो चिकित्सकीय खर्च आंशिक निकासी उसकी की जा सकती है। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि उसमें जो न्यूनतम राशि जमा होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 50,000 रुपए होनी चाहिए। यानी कि 50,000 रुपए से 50,000 रुपए का अगर कॉर्पस है तो वो 25% उसका निकाल सकता है। किसके लिए निकाल सकता है? तो आकस्मिक खर्च के रूप में निकाल सकता है, चिकित्सकीय खर्च के रूप में निकाल सकता है।
अन्य विशेषताओं पर अगर नजर डालें तो इसमें अगर किसी भी पेशेंट को अगर गंभीर बीमारी होती है, गंभीर बीमारी की दशा में जैसे मान लीजिए उसका जो खर्च है वो कुल कोष का अगर 70% तक अगर उसका खर्च संभावित है, तो 70% तक खर्च हो रहा है, तो ऐसी दशा में जो समय से पूर्व निकासी है वो 100% की जा सकती है। यानी कि प्री मैच्योर जो विड्रॉल जिसको कहा जाता है, कि यानी कि जो रिटायरमेंट के समय आपको जो राशि मिलनी होती है उसको आप प्री मैच्योर यानी कि पहले भी 100% निकाल सकते हैं। कब निकाल सकते हैं? गंभीर बीमारी की स्थिति में, यानी कुल अगर खर्च जो आपका हो रहा है वो कुल कोष का 70% तक अगर संभावित हो रहा है तो आप प्री मैच्योर विड्रॉल भी कर सकते हैं 100% तक। ये भी इसमें दिया गया है। अब सवाल उठता है कि इसमें जो क्लेम सेटलमेंट है, क्लेम सेटलमेंट में क्या होगा? क्लेम सेटलमेंट में जो पैसा होगा वो सीधे सीधे अस्पताल को जाएगा, यानी कि अस्पताल को जाएगा, या तो टीपीए यानी कि थर्ड पार्टी जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसको जाएगा, या तो एचबीए यानी कि हेल्थ बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है उसको जाएगा। अब इससे क्या फायदा होगा कि जो गलत इस्तेमाल होता है पैसों का, या गलत तरीके से जो पैसे निकाले जाते हैं, फर्जी दावे जो कर दिए जाते हैं, उसकी संभावना कम हो जाएगी। और अगर मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए निकाले, 80,000 रुपए खर्च हुए, बाकी आपके 20,000 रुपए बचे, तो वो क्या होगा? इलाज के बाद जो बचा पैसा होता है वो कॉमन स्कीम अकाउंट में अपने आप जो है ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये सारी सुविधाएं यहां पर दी गई हैं, यानी निकाली गई राशि सीधे एचबीए टीपीए अस्पताल को भुगतान किए जाने से जो बची हुई राशि होगी वो क्या होगी? आपकी कॉमन स्कीम अकाउंट में स्थानांतरित कर दी जाएगी। अब यह योजना स्वैच्छिक है, यानी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, और पेंशन फंड पीएफआरडीए की पूर्व स्वीकृति से इस योजना को लागू करेंगे। पायलट चरण में अभी सीमित मात्रा में ही, सीमित संख्या में ही जो सब्सक्राइबर हैं वो इसमें शामिल किए जाएंगे। इसके बाद में अगर ये सफल होता है तो इसको ब्रॉड स्केल पे लागू किया जाएगा। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं थी। आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि हम दृष्टि आईएएस की तरफ से आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा महत्वपूर्ण कोर्स जो बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली है। इस कोर्स की सहायता से आगामी आपकी यूपीएससी की जो जीएस की तैयारी है वो संपूर्ण रूप से हो सकेगी। क्यों? क्योंकि इस कोर्स का नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स, जिसकी कीमत है 24,999। इसी कीमत में आपको मिलेगी केवल 14 महीनों में पूरे सिलेबस को, आपके प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक के सिलेबस को कवर किया जाएगा। और इसमें 1250 प्लस घंटों की क्लासेस मिलेंगी, 18 क्लास टेस्ट आपको देने को मिलेंगे, 2 साल के करंट अफेयर्स का एक्सेस मिलेगा, आपको इसके मटेरियल भी दिए जाएंगे, अन्य ढेर सारी इसकी विशेषताएं हैं। अब इस कोर्स की अगर बात करें तो इसमें अगर AMITABH अमिताभ अगर कूपन कोड का आप इस्तेमाल करते हैं तो इस फीस में आपको अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिलेगा। बैच की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में बैच उपलब्ध है। हिंदी माध्यम का बैच 3 फरवरी, इंग्लिश मीडियम का 4 और इंग्लिश मीडियम का आप देख सकते हैं 5 फरवरी से शुरू हो रहा है। तो अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करिए, दृष्टि लर्निंग ऐप पर जाइए, डाउनलोड कीजिए और इस कोर्स में जैसे ही जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स जाएंगे वहां पर इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिलेगी, वहां से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न की तरफ और इसकी जिम्मेदारी आप पर छोड़ेंगे। एनएसपीएस के अंतर्गत आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम संचित कोष यानी मिनिमम कॉर्पस कितना होना चाहिए? विकल्प आपके सामने है 25,000, 40,000, 50,000 या 1 लाख। तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए, साथ साथ कमेंट बॉक्स में सही जवाब के अलावा अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम चैनल पर फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। दृष्टि आईएएस यूट्यूब नाम से हम उपलब्ध हैं, वहां इस कार्यक्रम की लिंक पीडीएफ आपको मिलेगी। साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे परिवार से जुड़िए, हमारी बाकी अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचेंगी। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।